था। चाइना क्या करता है, किसी भी चीज़ को रिकंस्ट्रक्ट करता है, उसका चोरी में सबसे तेज दिमाग चलता है। S-300 मिसाइल का एकदम सेम टू सेम कॉपी किया, बस पेंटिंग अलग बदल दिया, उसका नाम रख दिया HQ-9 और इसे पाकिस्तान को बेच रहा है। अब बताइए, मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर। तो इसलिए रूस जो है पूरी तरह से खफा है चाइना से, उसने रोक दिया है, कहा कि भाई आप स्पाइंग कर रहे हैं, हमारे जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसको आप चोरी करके और खुद कमर्शियल उसका लाभ उठाना चाहते हैं, इसलिए वो रोक दिया है। इस सप्लाई रोकने के लिए अभी के वक्त में जो सप्लाई रोका गया है वो बहुत बढ़िया टाइम पे रोका गया है। इसका चाइना को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चाइना। जय हिंद दोस्तों, मैं खान सर पटना से। आज हम चर्चा करते हैं क्या हमारा राफेल विमान पाकिस्तानी विमान JF-17 के आगे कितना टिकता है, क्या राफेल F-16 से टक्कर ले पाएगा, या चाइनीज जहाज जिसे J-20 कहते हैं उसके आगे हमारा राफेल कहां टिक पाता है। और सबसे बड़ा सरदर्द है कि चाइना के पास S-400 है, क्या वो उसका मुकाबला हमारा राफेल कर पाएगा। देखिए, राफेल जो विमान है ये मल्टी रोल विमान है। मल्टी रोल विमान कई काम को कर सकता है। ये एयर टू एयर हमला कर सकता है, एयर टू ग्राउंड कर सकता है, बम्बार्डमेंट कर सकता है, साथ ही सर्वेलांस का काम कर सकता है, एयर स्ट्राइक कर सकता है, बहुत सारे काम को कर सकता है, इसलिए हम इसे मल्टी रोल कहते हैं। ये ट्विन इंजन है, इसकी तुलना अगर आप J-17 से करते हैं तो ये गलत है। J-17 इतना घटिया विमान है, ये चाइना से बना गया है, ज्वाइंट फाइटर चाइना पाकिस्तान दोनों मिलकर बनाए हैं। ये इतना घटिया है कि इसके आगे का जो रडार लगा हुआ था, इस आगे के रडार को रिप्लेस करके इसके जगह पे यूरोपीय रडार को लगाया गया। अब आप बताइए, किसी भी इंसान के लिए सबसे जरूरी उसकी आंख होती है, उसी तरह जहाज का सबसे जरूरी उसका रडार होता है। तो रडार ही किसी काम का नहीं रहा तो जहाज को पता कैसे चलेगा कि दुश्मन क्या आ रहे हैं। और ये JF-17 इतना घटिया है कि खुद पाकिस्तान को और उसके पायलटों को भरोसा नहीं है इस जहाज पर, इसलिए कभी भी पाकिस्तान JF-17 को भारत के बॉर्डर के करीब नहीं रखता है। जबकि पाकिस्तान की दुनिया में केवल हम ही लोग से तो एक तो उसको टेंशन है, और वो उसको अफगानिस्तान क्यों रखता है। भाई साहब, अफगानिस्तान के पास कहाँ कोई फाइटर वोटर है, वो कहाँ लड़ने आते हैं, वहां पर तो खुद ही अभी इंटरनल इशू चल रहा है, तो वो इसको नहीं रखता है। वो किसे सामने रखता है, तो F-16 को रखता है। F-16 में एक प्लस पॉइंट ये है कि दुनिया में इसने बहुत सारी लड़ाइयों में रोल निभाया है, लेकिन पाकिस्तान के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि जो हमें राफेल मिला है वो एकदम एडवांस वर्जन है, और पाकिस्तान का जो F-16 है ये भी मॉडर्न है, लेकिन बहुत से मामले में वो राफेल की बराबरी नहीं कर पाएगा। ये ट्विन इंजन है, ये सिंगल इंजन है। एक और चीज ये है कि भारत का जब चाइना से युद्ध होगा तो पाकिस्तान चाइना के फेवर में आएगा, तो भारत के कहने पर अमेरिका F-16 की सप्लाई रोक देगा, इसके जितने इंस्ट्रूमेंट है उसको रोक सकता है। तो पाकिस्तान के पास एक सरदर्द है ये कि इसकी पूरी तरह से आप कहिए तो कमांड अमेरिका के पास है। तो राफेल की बराबरी F-16 और JF-17 को लेकर पाकिस्तान कभी नहीं कर सकता है। राफेल की जो तुलना किया जा रहा है वो चाइना कह रहा है कि उसका J-20 से है। J-20, अब यहां चाइना बहुत बड़ा झूठ बोला और पकड़ा गया। J-20 जो जहाज है, चाइना कह रहा है कि मेरा J-20 जहाज 4th जनरेशन है। देखिए, जनरेशन का सेंस क्या होता है कि इसमें कितनी नई नई टेक्नोलॉजी आई है। 4th जनरेशन के जहाज इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में काफी महत्वपूर्ण थे, और 5th जनरेशन के जहाजों में स्टील्थ टेक्नोलॉजी थी। स्टील्थ टेक्नोलॉजी ऐसी होती है जो रडार में क्लियर समझ में नहीं आता है, दिखता है लेकिन क्लियर समझ में नहीं आता है। जैसे आप कभी देखे होंगे, दूर से आदमी कंफ्यूज हो जाता है, कौन आ रहा है, आदमी आ रहा है कि बकरी आ रहा है, कंफ्यूजन नहीं, जब पास आता है तब समझ में आता है। तो जो स्टील्थ जहाज होते हैं वो दूर से रडार में पकड़ में नहीं आते जब तक कि वो हमला कर देते हैं। तो चाइना ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उसका जो J-20 है वो 4th जनरेशन है, और उसने कहा है कि राफेल 3rd जनरेशन का है। जबकि चाइना के बात पे कितना कोई भरोसा करता है, उसके बात पे कोई भरोसा नहीं है, लेकिन वो खुद स्वीकार कर रहा है कि उसका 4th जनरेशन है। जबकि पूरी दुनिया जो इसकी मॉनिटरिंग करती है उसने स्पष्ट कहा है, एरोस्पेस एजेंसी ने कह दिया है कि जो भारत का विमान है राफेल वो 4.5 जनरेशन, यानी इसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी है, ये बच सकता है। इसका सबूत भी है कि जुलाई महीने में ही राफेल लीबिया में सारे एयर डिफेंस रडार को पार करते हुए जाके तुर्की के एयरबेस पर हमला कर दिया और लौट के भी आ गया। ये बहुत सारे युद्ध में भाग लिया है, ये आज तक किसी युद्ध में भाग नहीं लिए हैं। तो पूरी दुनिया ने साबित कर दिया ये 4.5 है, और ये कह रहे थे कि भाई मेरा, ये तो खुद ही कह रहे हैं कि 4th जनरेशन है। और ये स्टील्थ तो एकदम एक गलत बात है, क्योंकि अगर ये स्टील्थ रहता तो इसमें ये कनाट क्या कर रहे थे। कनाट स्टील्थ में ये 5th जनरेशन में लगाए ही नहीं जाते हैं। जो ये लोग कह रहे हैं कि ये 5th जनरेशन में, अगर आप भारत के देखिएगा तो यहाँ पे भी आपको कनाट दिखेंगे राफेल में। इसका मतलब इन दोनों की कैटेगरी सेम है। जबकि अगर आप देखेंगे स्टील्थ जहाज जो मॉडर्न है 5th जनरेशन के जहाज, उसमें कहीं पे भी आपको कनाट देखने को नहीं मिलेंगे। चाइना जो कूद रहा है उसका J-20, अरे भाई साहब, ये J-20 कॉपी किया है चाइना ने J-20 को हूबहू कॉपी कर लिया F-22 से, लेकिन F-22 राप्टर के पास कनाट नहीं है, इसकी स्पीड बहुत खतरनाक है, ये वाकई में काफी अच्छा ये एयरक्राफ्ट है, लेकिन कॉपी करेंगे तो कितना कर पाएंगे, कुछ खास कॉपी नहीं कर पाया। लेकिन इससे भारी पड़ेगा F-22। अब दुबई में एक एयर शो हुआ था जिसमें जहाजों की अपनी काबिलियत दिखाई
दिखाई गई थी। उस एयर शो में ये राफेल इस स्टील्थ कहे जाने वाले जहाज जो रडार से बच सकता था उसको कई बार अपने मिसाइल में लॉक कर लिया। मिसाइल में लॉक कर लेने का मतलब है कि आप उसके रडार में पकड़ में आ गए और उसका मिसाइल आपको टारगेट बना लिया है, बस एक बटन दबाने की जरूरत है, इस पे हमला हो जाएगा, बच नहीं सकते हैं। तो इसमें क्या किया, केवल लॉक करके छोड़ दिया गया, मिसाइल पे हमला नहीं किया गया क्योंकि वो युद्ध नहीं था, वो एक तरह का एक्सरसाइज था। तो आप बताइए जब इसका बाप जो है F-22 ये पकड़ में आ गया इसके रडार में, तो इतना तो कंफर्म है कि ये भी पकड़ा सकते हैं। तो जब ये पकड़ा जाएंगे तो भाई साहब तुम्हारी क्या औकात, जिस पानी में हाथी डूब जाए उसमें गधा कहेगा कि हम पार कर जाएंगे। इनफैक्ट अभी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो फाइटर एयरक्राफ्ट में जो स्टील्थ रियल मायने में है वो F-22 है और आपका F-35 है। F-22 को कई जगह यूज किया जा चुका है, F-35 को अभी यूज नहीं किया गया है। हालांकि स्टील्थ पर रसिया भी काम कर रहा है लेकिन अभी उसे पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिली है। तो इसका मतलब यह है कि राफेल पर जो चाइना हमको आंखें दिखा रहा है उसकी तो पूरी तरह से खंडन हो जाती है कि हमारे राफेल के आगे ये नहीं टिक पाएंगे। क्योंकि देखिए ये भले बराबरी कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर ये प्रेशर बना सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक प्लस पॉइंट है कि चाइना इसका प्रोडक्शन खुद करता है। राफेल जैसे ही भारत के एयर स्पेस में प्रवेश किया तो हिंद महासागर में भारतीय नौसैनिक जहाज INS कोलकाता ने इसका स्वागत किया। एक्चुअली ये आप देखेंगे तो ये एरो के सामान में ये लोग चल रहे हैं। अब इस जहाज के ना दो ठो आपको यहाँ पे सुखोई जो है ये हमारे नए नवेले जो राफेल हैं उनको स्कॉट करते हुए आगे बढ़ रहा है। और ये जो 5 राफेल है इसमें जो एरो का तीर की तरह बना रहे हैं, इसमें जो सबसे आगे है यही इस एरो को लीड कर रहा है, तो इसे एरो लीडर कहेंगे। इन दोनों में जो बातचीत हुई उसे समझिए। इंडियन नेवल वारशिप डेल्टा 6 जो है वो कह रहा है कि आपका इंडियन ओशियन में स्वागत है। इसका जो रिप्लाई दिया वो एरो लीडर ने दिया कि भाई हम आपकी रिप्लाई करते हैं, थैंक्स करते हैं, आप जो ये इंडियन ओशन की इतनी निगरानी कर रहे हैं। आप अगर एक चीज गौर करेंगे तो जो INS कोलकाता से आवाज आ रही है वो बड़ा क्लियर है क्योंकि INS कोलकाता जो है वो समुद्र में है, उसके लिए रेडियो सिग्नल बड़ा इजी है। लेकिन जो एरो लीडर की आप बात सुनेंगे इसमें घड़घड़ाहट है क्योंकि ये यहाँ पर ना ऊंचाई पे नेटवर्क नहीं रहता है, जो रेडियो सिग्नल्स आते हैं वो उतने क्लियर नहीं रहते हैं, जिस वजह से इसकी आवाज में भारीपन रहेगा। देखिए एक इस बातचीत की मीडिया में आने से एक प्रॉब्लम ये हो गया कि जो INS कोलकाता ने बात किया कि इंडियन नेवल शिप डेल्टा 6, अब ये इसका कोड नाम पता चल गया, पूरी दुनिया को पता चल गया कि अगर इंडिया का कोई जहाज जा रहा है जिसका नाम है डेल्टा 6 मतलब समझ जाओ कि INS कोलकाता आ रहा है। तो अब इसका इंडियन नेवल शिप को इसका कोड नाम को चेंज करना पड़ेगा। वो हमेशा इसको चेंज करते रहते हैं क्योंकि मान लीजिए अगर चाइना की ओर इसको भेजा गया और हमारी टेप रिकॉर्डिंग अगर कहीं से लीक हो गई हमारी बात को और यहाँ से भारत ने कहा कि शिप ने बोला कि डेल्टा 6 अप्रोचिंग टू चाइना, तो चाइना सुन जाएगा कि डेल्टा 6 आ रहा है, इसका मतलब यही वाला जहाज आ रहा है। जबकि राफेल ने अपना कोई कोड नाम नहीं बताया, इसने तो कहा कि एरो लीडर, ये एरो को लीड कर रहा है। युद्ध के मैदान में ऐसे थोड़ी ना एरो लीडर में बन के जाएंगे, तो इसने अपनी आइडेंटिटी छुपा ली है। हालांकि INS कोलकाता की आइडेंटिटी को फिर से चेंज करना पड़ेगा। जब ये अंबाला एयरबेस पे पहुंचा तो इसे वाटर सैल्यूट दिया गया। दोनों ओर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पानी देती हैं, पानी का फुहारा बीच से वो निकल जाता है। ये धुलने के लिए नहीं दिया जाता है, ये एक परंपरा है वायुसेना का कि जब भी कोई जहाज नया नया एंट्री करता है हमारे बेड़े में तो उसे वाटर सैल्यूट किया जाता है। और जब ये अपनी सेवाओं को देने के बाद जब फाइनली रिटायर होता है तो फिर इसे वाटर सैल्यूट दिया जाता है। ये एक तरह का प्रोटोकॉल है। राफेल विमान के जो हार्ड पॉइंट है इसमें बहुत ही घातक हथियारों को आप ले जा सकते हैं। इसमें एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक को ले जा सकते हैं जिसे हम ड्रॉप टैंक कहते हैं। ये मिसाइल नहीं होता है, ये एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक होते हैं जिन्हें हम लोग एक्स्ट्रा में ले जाते हैं ताकि हम दूर तक जा सके। अगर दुश्मन हमला करने लगता है या हमें भाग के आना रहता है तो इसे ड्रॉप कर दिया जाता है, ये जमीन पे गिर जाते हैं। ये हवा में दूसरे विमान से जो इसका फ्यूल के लिए लगाया गया नीचे उसमें ये अपना नोजल लगाकर और इससे ये रिफ्यूलिंग कर सकता है, जिससे कि इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत देर तक ये हवा में कलाबाजियाँ कर सकता है और दुश्मन को धूल चटा सकता है ये राफेल। हालांकि बाकी अगर आप देखेंगे तो इसमें मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। इसमें हर तरह के मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, गाइडेड मिसाइल, लेजर गाइडेड मिसाइल, हर तरह के GPS गाइडेड मिसाइल, बॉम्बर है, कैनन है, हर तरह की इसमें मिसाइलों को लोड किया गया है इस राफेल में। इसमें एयर टू एयर हमला करने के लिए सबसे घातक जो मिसाइल दिया गया है वो मेटियोर मिसाइल दिया गया है। देखिए मेटियोर मिसाइल का रेंज जो है वो 100 किलोमीटर है। इसी का एक छोटा भाई है माइका मिसाइल, उसकी रेंज जो है 80 किलोमीटर है। ये हवा से हवा में मार करते हैं, यानी दुश्मन के जहाज को मार देंगे। इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है, इन दोनों मिसाइल की जो रफ्तार
रफ्तार है वो है 4 मेक। 4 मेक का मतलब होता है ये ध्वनि की रफ्तार से 4 गुना तेज चलेंगे, जबकि चाइना के पास ऐसा कोई जहाज नहीं है जो 2 मेक से ज्यादा चल सके। इसका मतलब जितनी रफ्तार से तुम भागोगे उससे ये 4 गुना तुम्हें दौड़ाएगा, तो बचने की सवाल नहीं है। और इन मिसाइलों का जो एक नॉट स्केप जोन होता है, नो स्केप जोन, वो 60 किलोमीटर है। अगर आपको 60 किलोमीटर के एरिया में अगर राफेल ने पकड़ लिया तो आप भूल जाइए कि आप जिंदा बच के जाएंगे, क्योंकि इनकी रफ्तार इतनी भयानक होती है। एक्चुअली में राफेल को खतरनाक बनाते हैं यही सब उसके घातक मिसाइल बना देते हैं। इसके अलावा जो राफेल में सबसे खतरनाक है वो स्काल्प मिसाइल। इसकी जो रेंज है वो 560 किलोमीटर है और इतना डीप क्रूज कर जाता है। आप देखेंगे इस बम में, इस मिसाइल में विंग्स लगे हुए, इसे ड्रॉप करने के बाद ये नीचे आ जाता है और नीचे नीचे क्रूज करता है। नीचे नीचे क्रूज करने से फायदा क्या होगा कि ये रडार के पकड़ में नहीं आएगा। अगर चाइना ने उधर अपना S-400 मिसाइल लगा भी दिया है सिस्टम को, तो ये उसके पकड़ में नहीं आएगा और नीचे नीचे जाएगा। और ये पहाड़ के अंदर बने कितने भी मजबूत बंकर को तुरंत ध्वस्त कर सकता है। पहाड़ी लड़ाई में ये बहुत बेहतरीन है। लेकिन इसका क्या है कि रेंज बहुत ज्यादा है और वेट ज्यादा होने की वजह से इसे ज्यादा संख्या में नहीं ले जा सकते, इसलिए इसका एक सब्स्टिट्यूट लाया गया जिसे हैमर मिसाइल कहते हैं। देखिए हैमर एक्चुअली बम है, लेकिन टेक्निकली भाषा में जिस बम में मॉड्यूल लगे रहते हैं जिससे कि उसके डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो ऐसे बम को हम मिसाइल की कैटेगरी में रखते हैं। तो आप इसे हैमर, तो रियल में इनफैक्ट ये बम ही है, लेकिन टेक्निकली देखेंगे तो ये एक मिसाइल का काम करता है, इसलिए आप इसे मिसाइल भी कह सकते हैं मॉड्यूल लगे होने की वजह से। ये भी क्या करता है, सेम ऐसे ही फंक्शन करेगा, डीप क्रूज करेगा, नीचे आएगा और नीचे नीचे जाकर दुश्मन के किसी भी बंकर को ब्लास्ट कर सकता है। खास करके लद्दाख की एरिया में ये काफी ज्यादा साबित हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि हमारा राफेल जो चाइना का S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है उसके रेंज में नहीं आना चाहता है, तो S-400 की जो रेंज है वो चाइना को जो दिया गया उसकी रेंज केवल 300 किलोमीटर है, क्योंकि चाइना MTCR का सदस्य न होने की वजह से उसे 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता की मिसाइल नहीं दी जा सकती है। जबकि भारत जो है MTCR का सदस्य है, हमें जो मिसाइल दिया जाएगा S-400 उसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर होगी। तो चाइना के एरिया में गए बिना, उसके मिसाइल के रेंज में आए बिना हम इस स्काल्प मिसाइल को छोड़ सकते हैं। और ये रडार में तो आएगा नहीं, डीप क्रूज करके नीचे नीचे चला जाएगा। क्रूज मिसाइल उसे ही कहते हैं जो नीचे नीचे जाते हैं, हालांकि बैलिस्टिक मिसाइल अंतरिक्ष से होकर आते हैं। राफेल के पास उसका 30 mm का एक कैनन भी लगा हुआ है, तोप के गोले लगे हुए हैं। अगर दुश्मन का कोई जहाज करीब में आता है तो उसे गोली से ही मार सकता है, या नीचे में अगर कोई दुश्मन का जमावड़ा ज्यादा है या टैंक तो उस पर भी बम बरसा सकता है। और ये परंपरागत बमों को भी बरसा सकता है, जो नॉर्मल बम होते हैं, चाहे उसमें कैनिस्टर बम क्यों ना हो। ये बम जो होते हैं वो नीचे आने के बाद डायरेक्ट जमीन पर ब्लास्ट नहीं करते हैं, जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर ये कई टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। और रियल में अगर ये बम को देखेंगे तो ये बम नहीं होते हैं, बल्कि बम का एक ग्रुप होता है जिन्हें बॉक्स में रख के गिराया जाता है, और ये जमीन के कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद ये बम जो होते हैं कई टुकड़ों में ब्लास्ट हो जाते हैं। और वो कई टुकड़े, जहां जहां टुकड़े गिरते हैं वो एक्चुअली टुकड़े नहीं रहते हैं, वो रियल बम होता है और वो कई जगह पे ब्लास्ट करते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि एक बहुत बड़े एरिया में अगर हम सिर्फ एक बम गिराते हैं तो नीचे आके वो केवल ब्लास्ट नहीं होता, टुकड़ों में बिखर जाता है, और वो बिखरे हुए टुकड़े जहां गिरते हैं वहां पर ब्लास्ट करते हैं। अतः चाइना जो धमकी दे रहा है कि हमने 40,000 फौज खड़ा कर रखा है, कोई बात नहीं, खड़ा करिए, हमारे लिए और अच्छा है। देखिए जो चाइना का चेंडू J-20 एयरक्राफ्ट है वो चाइना खुद बनाता है, और हमारे राफेल को डसाल्ट कंपनी बनाती है फ्रांस से। ये हमारे लिए एक निगेटिव पॉइंट है। चाइना जब चाहे जितना चाहे वो बना सकता है अपने J-20 को, और हम लोग को फ्रांस पर निर्भर रहना पड़ेगा, और फ्रांस जो है वो डिलीवरी कितना देर में देता है ये डिपेंड करेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि फ्रांस ने आश्वासन दिया है कि भारत को किसी भी हथियार की कमी होने नहीं देंगे। यदि भारत को इमरजेंसी प्रिक्योरमेंट करना पड़ेगा तो फ्रांस अपने वायुसेना में से जो लेटेस्ट राफेल है उनको निकाल के भारत को दे सकता है कि आप इसे यूज कर सकते हैं। इतनी बेहतरीन रक्षा संबंध है। जबकि चाइना का रूस से रक्षा संबंध बिगड़ रहा है, उसे भी हम अभी चर्चा करते हैं। उसके बाद अगर आप रेंज की देखेंगे तो चाइना को पता है कि उसके जहाज का रेंज कम है, इसलिए उसने इस चीज को दिखाया ही नहीं है अपने ग्लोबल लेवल पर। लेकिन जो विश्वसनीय सूत्र हैं उनसे पता चलता है कि 3400 किलोमीटर रेडियस में इसका क्या एक एरिया होता है, यहां तक में ये रेंज है, इतने दूर तक ये हमला कर सकता है। जबकि रफाल की बात करेंगे तो इसका जो रेंज है 3700 किलोमीटर है, यानी इससे ज्यादा है रेंज के मामले में। अगर आप इसकी मैक्सिमम स्पीड देखेंगे रफाल की तो 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उसकी 2223 है। हल्का सा स्पीड के मामले में उसे थोड़ा सा एज प्राप्त है। अगर आप इसकी सर्विस सेलिंग यानी ऊंचाई की बात करेंगे तो हमारा जो राफेल है वो 15,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है, फीट नहीं 15,000 मीटर की ऊंचाई पे। जबकि अगर आप इसकी देखेंगे J-20 की तो ये 20,000 मीटर की ऊंचाई पे जा सकता है, लेकिन यहीं पर इसका J-20 मार खा जाता है। एक्चुअली अगर आप ज्योग्राफिकली देखेंगे तो ये एरिया काफी हाइट है। काफी हाइट होने की वजह से वहां पर जहाजों को ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिस वजह से वो ना ज्यादा फ्यूल ले जा सकते हैं और ना ही ज्यादा हथियार ले जा सकते हैं। फ्यूल कम होने की वजह से उनका रेंज घट जाएगा, ज्यादा दूर जा नहीं सकते हैं, लौट के आना पड़ेगा, नहीं तो फ्यूल खत्म होगा, धब दे गिर जाएंगे नीचे। और ऑक्सीजन कम होने की वजह से वो ज्यादा लोड नहीं उठा सकते हैं। अब ज्यादा लोड हथियार नहीं उठाएंगे तो फिर हमला किससे करिएगा। तो यहां पर जो ज्योग्राफिकली प्रॉब्लम है वो चाइना को फेस करना है, जबकि इंडिया की ओर ऐसा कोई समस्या
नहीं है। हम भरपूर फ्यूल ले जा सकते हैं, पूरे हथियार को ले जा सकते हैं, और जो मेन एरिया लड़ाई वाला एरिया है, गलवान वाला एरिया, यहां तक में हमारे राफेल को पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चाइना को यहां तक पहुंचने में दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच में जो हाइट है, इस हाइट को कैसे वो कम कर सकता है, इसलिए उसका 5 जनरेशन का जहाज भी, स्पेशली लद्दाख के एरिया में, उस 5 जनरेशन जहाज के चाइना के ऊपर हमारा 4.5 या 4 जनरेशन जहाज भी उस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि आप प्रकृति के आगे नहीं जीत सकते हैं। भले ही J-20 की जो लोड उठाने की क्षमता है वो 34,000 केजी है और राफेल की केवल 24,000 केजी है, लेकिन ये केवल दिखाने के लिए, हाथी के दिखाने वाले दांत है, उससे वो खा नहीं सकता, क्योंकि यहां पर इतना हैवी लोड लेकर आप तिब्बत के पठारी एरिया को पार ही नहीं कर सकते हैं, वहां आपका जहाज खुद गिर जाएगा, इसलिए ये उसके काम के नहीं है। चाइना को जो अगला सरदर्द मिला वो रूस से मिल गया। रूस ने चाइना को जो दिए जाने वाले S-400 की सप्लाई थी उसे रोक दी। जो उसने पहले यूनिट भेज दी है, 2 से 3 यूनिट, बस उतना ही दिया है, बाकी की सप्लाई रोक दिया। और इसके तजुब होगा आपको जानकर कि जिसकी सप्लाई रोका है, चाइना ने उसका एडवांस पेमेंट कर रखा है। वो इसी के दम पर वो कूद रहा था कि क्या कर लेंगे एयरफोर्स इंडिया की, अब उसने सप्लाई रोक दी है। जबकि राजनाथ सिंह से कहा है कि भारत की सप्लाई नहीं रुकेगी, भले ही कोरोना कितना भी अपना कोहराम मचा दे। तो ये देखिए, अब ये सप्लाई क्यों रोक दिया है, तो रीजन समझिए। जो रूस का S-300 मिसाइल है, इसे चाइना पहले खरीदा था। चाइना क्या करता है, किसी भी चीज को रिकंस्ट्रक्ट करता है, उसका चोरी में सबसे तेज दिमाग चलता है। S-300 मिसाइल का एकदम सेम टू सेम कॉपी किया, बस पेंटिंग अलग बदल दिया, उसका नाम रख दिया HQ-9 और इसे पाकिस्तान को बेच रहा है। अब बताइए, मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर। तो इसलिए रूस जो है पूरी तरह से खफा है चाइना से, उसने रोक दिया है, कहा कि भाई आप स्पाइंग कर रहे हैं, हमारे जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसको आप चोरी करके और खुद कमर्शियल उसका लाभ उठाना चाहते हैं, इसलिए वो रोक दिया है। इस सप्लाई रोकने के लिए अभी के वक्त में जो सप्लाई रोका गया है वो बहुत बढ़िया टाइम पे रोका गया। इसका चाइना को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चाइना ने क्या सोचा कि गलवान के एरिया में हम यहाँ इंडिया को फंसा के रख लेंगे और इस एरिया में ताइवान और जापान को फंसा लेंगे, क्योंकि उसे पूरी तरह से कंफर्म पता था कि अगर हम यहाँ S-400 मिसाइल को तैनात कर देंगे तो यहाँ से जहाज एंट्री नहीं कर पाएगी, और यहाँ तैनात कर देंगे तो इंडिया का एयरफोर्स यहाँ से एंट्री नहीं कर पाएगा। लेकिन हो गया उलट, जो चाइना का पास S-400 मिसाइल है वो खुद ही इतने पर्याप्त नहीं है कि इस पूरे एरिया को कवर कर सके S-400 यहाँ पर, तो वो यहाँ कैसे कवर कर पाएगा। तो एक लिए चाइना के लिए सरदर्द हो गया, यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, क्योंकि रूस ने तो रोक दिया है वहाँ पर। और यहाँ पर क्या किया है, ताइवान पूरी तरह एग्रेसिव हो गया है, जापान एग्रेसिव हो गया है, और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इतने भी भड़के हुए हैं चाइना पर कि वो प्रोटोकॉल तक भूल गए हैं। उनको कहना चाहिए कि चीन के राष्ट्रपति की ये नीतियां गलत है, तो सीधे नाम लेके बुला रहे हैं कि शी जिनपिंग की नीति गलत है। हालांकि इंटरनेशनल प्रोटोकॉल में आप किसी भी देश के प्रधानमंत्री को नाम लेके नहीं बुलाएंगे। जैसे हमारे मोदी जी को बुलाना होता है तो कहेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री, नहीं कहेंगे कि मोदी जी आपके कोई, ये आप दोस्ती में बात थोड़ी कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से ट्रेड वार में भड़के हुए इन पर, और इन्होंने पूरी नेवी को लगा दिया यहाँ पे साउथ चाइना सी में। अब चाइना के लिए सरदर्द है कि चाइना के लिए मौत बन के ये नेवी खड़ी है। और हद तो तब हो गया जब ये डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि B-20 स्ट्राइकर बॉम्बर को लगा दिया साउथ चाइना सी में, इनको एकदम रेडी रखा गया। ये अभी के वक्त में सबसे घातक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर उसे कहते हैं जो बहुत दूर तक जाके बम गिरा सकता है, और ये इतना बम गिराता है कि जिस तरह से कारपेट कालीन बिछाया जाता है उस तरह बिछा देता है। और ये अभी तक का सबसे एडवांस स्टील्थ है। ये एक्चुअली फाइटर नहीं है, ये बम गिराने के काम में आता है। तो स्टील्थ बॉम्बर में ये अभी सबसे खतरनाक है। इसको अगर ये घुस गया ना तो इसको तो S-400 भी अच्छा से नहीं डिटेक्ट कर पाएगा, बहुत ही कम डिटेक्ट कर सकता है इसको। कोई भी चीज़ 100% इनविजिबल रडार में नहीं हो सकती है। तो अब चाइना के लिए सरदर्द है कि भैया S-400 को इधर लगाओ कि इधर लगाओ। उस पर से मोदी जी अब आप हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, अब हाथ चलाना पड़ेगा, इधर उधर अब हाथ पर चलाइए। क्योंकि देखिए, आप अगर चाइना को, भारत को सोचेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम, तो वो इंसान नहीं है जो इंसानियत से सुधरेगा। अब हमें भी कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। भारत सरकार यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या करती है कि हम डायरेक्ट फेस टू फेस चाइना से लड़ना चाहते हैं। मोदी जी, हम भी आपसे पर्सनली कहना चाहते हैं कि चाइना हमसे फेस टू फेस नहीं लड़ता है। चाइना हमारे लिए पाकिस्तान को खड़ा कर देता है, और अमेरिका से लड़ना रहता है तो उत्तरी कोरिया को खड़ा कर देता है, किम जोंग को। अब क्या है कि भारत को भी क्या करना चाहिए, वियतनाम को खड़ा कर देना चाहिए चाइना के लिए, और डबल टॉर्चर करो, यहां से भी करो, यहां से भी करो, यहां से ताइवान है, यहां से आपका जापान है, लेकिन भारत डायरेक्ट फेस टू फेस करता है। अभी भारत के पास बहाना है कि आप उसके ट्रेड को बहुत अच्छे से रोक सकते हैं। तो हमें रक्षा के मामले पे बॉर्डर पर मनोवैज्ञानिक रूप से हर तरह से चाइना पर दबाव बनाना पड़ेगा, क्योंकि चाइना शराफत से सुनने वाला नहीं है। उम्मीद करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट इस पे बहुत ही कड़ा एक्शन लेगी, ताकि आने वाले वक्त में कभी भी चाइना हिम्मत न कर सके भारत पर ऐसा दुस्साहस करने के लिए। मिलेंगे अगले हफ्ते इसी वक्त, तब तक आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।